दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है अन्याय। जब देखो तब इस लड़की का तो एक ही काम है, केवल रसोई में घुसकर खाना बनाना। पता नहीं कितने लोगों के लिए खाना बनाती है यह। अगर ऐसा ही करती रही तो लगता है हमें कंगाल करके ही मानेगी। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ही खाना खाते हैं, फिर यह खाना बनाती किसके लिए है? मुझे यही समझ में नहीं आता। लगता है किचन में बैठकर ठूसने का काम ही करती रहती हैं। ऐसे बड़बड़ करती भी वंदना की चाची उर्मिला रसोई में यह सोच कर गई कि आज तो इस लड़की की चोटी पकड़कर किचन से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं, कहकर वह दंदनाती हुई रसोई में गई। वहां जाकर देखा तो वह देखती रह गई। वंदना कुछ किताबों को फैला कर बैठी है और उनसे कुछ देखकर एक कॉपी में कुछ लिख रही हैं। थोड़ी देर के लिए तो उर्मिला शर्मिंदा हो गई कि उसने वंदना के बारे में कितना गलत सोच लिया था, लेकिन वह कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। उसने और भी ढिठाई के साथ कहा, क्यों रे लड़की, तुझे रसोई में घुसे कितना समय हो गया है? इसके अलावा कोई काम है कि नहीं? काम की न काज की, तुझे कब तक हम लोग यूं ही पालते रहेंगे? एक तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, थोड़ी जवान हुई तो अपने बाप को खा गई। करम जली, अब तो इसको अपने पास रखने से भी डर लगने लगा है। इसका हमारे पास रहने से न जाने हम पर ही कहीं संकट न आ जाए, कहकर वह उसके बाल पकड़कर घसीटने लगी कि अब खाना बन चुका है तो यह कॉपी किताब की दुनिया से निकलकर घर में काम भी कर लिया कर। उर्मिला की सोच थी कि जिस तरह से वंदना से प्यार करने वाले उसके माता पिता जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसी प्रकार कहीं हम लोग भी वंदना से प्यार से पेश आएंगे तो हमें भी इससे खतरा ना हो। बस इसलिए उर्मिला वंदना को आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती और हमेशा उससे दूरी बनाने की कोशिश ही करती रहती। दरअसल वंदना के जन्म लेते ही वंदना की माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने उसे अपना सब कुछ समझकर पाला पोसा, लेकिन वह वंदना के जवान होते ही इस दुनिया से किसी गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। तो इसमें वंदना का क्या कसूर था? लेकिन उसकी चाची ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसकी बातों में आकर उसके चाचा भी वंदना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनका मानना था कि लड़की ने 12वीं पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए वंदना को आगे की पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं देते थे। फिर भी वंदना को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की सोची। वंदना आज बहुत परेशान थी। सुबह से घर का काम करते करते थक गई थी, फिर भी उसकी चाची ने उसे खाना नहीं दिया था और वह बिना कुछ खाए ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी। तभी इस चीख के साथ वंदना बीच सड़क पर गिर पड़ी। उसकी एक कार से टक्कर हो गई थी। जिस कार ने टक्कर मारी उसमें से एक दंपति बाहर निकले और घबराती हुई वंदना की तरफ दौड़े। दर्द से वंदना कराह रही थी, खड़े होने की चेष्टा कर रही थी तो दर्द के मारे जोर से चीख निकल पड़ी। वह दंपति जोड़ा घबराया हुआ था। सहारा देकर वंदना को खड़े करने की कोशिश करने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई थी तमाशाबीनों की। 2-4 लोग जो उस समय अति उत्साह से भर जाते हैं, लगे चिल्लाने उस दंपति पर कि देख कर गाड़ी नहीं चला सकते क्या? चलो इनको पुलिस स्टेशन ले चलो। मारो मारो की आवाज आने लगी। वंदना ने अपने दर्द को दबाते हुए सबसे कहा, गलती मेरी थी, मैं बेध्यानी में सड़क पार कर रही थी, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। यह सुनकर उस दंपति को भी राहत महसूस हुई। उन्होंने सहारा देते हुए वंदना से कहा, बेटी हमें माफ करो और प्लीज कार में बैठो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वंदना के पास कोई चारा नहीं था। दर्द इतना हो रहा था कि वह खुद ऑटो लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। उसने स्वीकृत में सिर हिलाया। हॉस्पिटल में एक्सरे करने पर पता चला कि उसके पैर में
मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, एडमिट करना पड़ेगा। वंदना घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर रामनाथ जी और पुष्पा जी, जो दंपति जिनकी कार से एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने उसे ढांढ से बधाया। बोले, बेटी, हमारी गलती से यह सब हुआ है। तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। तकलीफ तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल का सारा खर्च हमें उठाने दो। इस तरह हम थोड़ा प्रायश्चित कर पाएंगे। वंदना ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए। गलती मेरी ही थी, मेरा ध्यान कहीं और था। आप लोग बस मुझे किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। यहाँ का खर्च हम नहीं दे पाएंगे, और कृपया मेरे चाचा चाची तक खबर भिजवा दीजिए। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, नहीं तो मैं ही बात कर लेती। रामनाथ जी ने कहा, हम ज़रूर तुम्हारे घर पर खबर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज इसी अस्पताल में होगा और खर्चे की चिंता तुम मत करो, यह हमारी जिम्मेदारी है। मैं अब इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, बोलकर वह अस्पताल की औपचारिकता पूरी करने चले गए। प्लास्टर और इंजेक्शन लगाकर उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। रामनाथ जी और पुष्पा जी ने विदा लेते हुए कहा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो बुला लेना, स्टाफ से मैं बात कर लूँगी। तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। हम शाम तक आते हैं। और हाँ, अपना पता बता दो, हम जाकर तुम्हारे चाचा चाची को खबर देते हैं। वह लोग भी तुम्हारे ना पहुँचने से घबरा रहे होंगे। वंदना ने उन्हें पता लिख कर दे दिया और धन्यवाद कहा। रामनाथ जी और पुष्पा जी वहाँ से निकलकर बताए हुए पते पर पहुँचे। चाल वाला एरिया था। गाड़ी गली के बाहर ही खड़ी करके वह लोग पूछते हुए उसके घर तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला और आश्चर्य से देखने लगी कि सूट बूट में उसके घर कौन लोग आए हैं। रामनाथ जी ने ही बात शुरू की, देखिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी भतीजी वंदना का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो गया था। हमने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। उसके पास फ़ोन भी नहीं है जिससे वह आप लोगों को सूचित कर देती। उससे आपका पता लेकर हम आपको सूचित करने आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। सारी बात सुनकर चाची के मन में अलग से खिचड़ी पक रही थी। वह सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ, बला तो छूटेगी और हॉस्पिटल का खर्चा अलग गले पड़ जाएगा, ऊपर से महारानी की सेवा करनी पड़ेगी। रामनाथ जी ने टोका, हम आपको लेने आए हैं, चलिए। आप लोगों को देखकर उस बच्ची की हिम्मत बढ़ेगी। चाची ने झट से कहा, हम नहीं जानते किसी वंदना को, हमारी कोई भतीजी नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ पीछा छूटा। बला से यह बड़बड़ आहट बाहर रामनाथ जी और पुष्पा जी को भी सुनाई दे गई। रामनाथ जी और पुष्पा जी अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या करें। दोनों जाकर कार में बैठ गए। तभी पुष्पा ने कहा, देखिए, गलती हमसे हुई है। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर चलकर उसके लिए कुछ खाना बना कर ले चलते हैं। और हाँ, अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसकी चाची ने जो कुछ भी बोला। गहरी सांस लेते हुए रामनाथ जी ने गाड़ी घर की तरफ ले ली। 8 बजे के करीब वे लोग वंदना के कमरे में थे। वंदना से उन्होंने झूठ बोल दिया कि घर पर कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था। हम फिर जाकर देखेंगे। पुष्पा जी ने बहुत प्यार से उसे खाना खिलाया और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती। पुष्पा जी ने जाते हुए प्यार से वंदना के सिर पर हाथ फेरा तो वंदना भी मुस्कुरा दी। मन ही मन शायद वह सच्चाई जानती थी। रोज सुबह रामनाथ जी और ऑफिस जाते हुए उसका हालचाल लेते और घर का बना खाना लेकर आते थे। शाम को पुष्पा जी आ जाती, कुछ किताबें भी ला कर दे देती थी। कभी कभी उनके साथ उनके 6 साल की पोती भी आ जाती थी। उससे बातें करके वंदना कभी दिल बहल जाता था। 4-5 दिन बीते होंगे। वंदना अपने भविष्य का सोचकर उदास हो रही थी कि यहाँ से निकलकर अगर चाचा चाची ने उसे घर में नहीं रहने दिया तो वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पुष्पा जी ने कमरे में प्रवेश किया। उसे रोता देखकर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? बेटा, मत परेशान हो, कुछ ही दिनों की बात है।
तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। वंदना सहानुभूति पाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आंटी जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे घर पर गए थे और अंदाजा लगा सकती हूँ कि वहाँ क्या हुआ होगा। माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी थी और पिताजी भी मुझे छोड़कर गए थे। 2 साल पहले जब मैं 12वीं कक्षा में थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उनके गुजरते ही मेरे चाचा चाची का रवैया पूरी तरह से बदल गया। मेरे प्रति पहले भी ठीक नहीं था, पर पिताजी का लिहाज करके मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। पिता के गुजरते ही मुझसे कहा, हम नहीं पढ़ा सकते, तुम्हें घर का काम करो, बस अगर यहाँ रहना है तो। दोनों चचेरे भाई छोटे होते हुए भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे परेशान करते थे। उनके सभी अत्याचार मैं चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से उन्हें राजी किया। घर का काम निपटा कर कॉलेज जाती और लौट कर 3-4 लोगों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे मेरी पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। आज ही डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो बोले, अभी 1 महीना लगेगा मुझे पूरी तरह से ठीक होने में। अब आप ही बताइए आंटी जी, 1 महीने तक कौन रखेगा मेरे लिए? मेरा सारा ट्यूशन छूट जाएगा। चाचा चाची भी मुझे शायद ही अपने घर पर रहने देंगे। उनके सर से तो बला चली गई, ऐसा सोचते होंगे मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। पुष्पा जी सब सुन रही थी और परेशान भी हो रही थी कि कैसे इस छोटी सी बच्ची को इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वह इसी सोच विचार में थी कि वंदना की किस प्रकार से मदद कर सके और उसके स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुँचे। अगले दिन शाम को जब पुष्पा जी आई तो साथ में उनकी पोती हिया भी थी और उसका स्कूल बैग भी था। वंदना अचरज से दोनों को देख रही थी। तब उस पुष्पा जी ने कहा, वंदना, हम लोग हिया के लिए ट्यूशन ही ढूंढ रहे थे। कल जब तुमने बताया कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो मेरी समस्या का तो समाधान ही मिल गया। मुस्कुराते हुए फिर कहा कि देखो, मेरी हिया बहुत चंचल है, देखें तुम उसे पढ़ा पाती हो या नहीं। वंदना मुस्कुराने लगी। उसे पुष्पा जी की चतुराई समझ में आ रही थी। उसने भावुक होते हुए कहा कि आंटी जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती। पुष्पा जी ने उसे झूठ मूठ डांटते हुए कहा, चलो बातें छोड़ो और लग जाओ काम पर। वंदना बेड पर ही हिया को पढ़ाना शुरू किया। उसका तरीका इतना अच्छा था कि 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। हिया भी खुश थी और उसकी दादी पुष्पा जी भी खुश हो गईं। अब ये सिलसिला चल निकला। 1 महीने हो चुके थे। आज वंदना को डिस्चार्ज मिलने वाला था। अस्पताल से लेने रामनाथ जी रिसेप्शन पर ही रुक गए। औपचारिकता निभाने के लिए वह पुष्पा जी वंदना के रूम में आ गई। उनके हाथ में एक पैकेट था जो उन्होंने वंदना को देते हुए कहा, यह लो, तुम्हारे लिए कपड़े हैं, हॉस्पिटल का कपड़ा चेंज कर लो, घर जाना है। वंदना ने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। नल चालू करके बहुत देर तक रोती रही। शायद आंसू ही उसका मुकद्दर बन गए थे। वह यह सोच सोच कर भी ज़्यादा रो रही थी कि ये लोग अनजान होकर भी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं और मेरे जो अपने हैं कभी झांकने तक नहीं आए। दरवाजे पर टक टक की आवाज़ सुनकर उसने नल बंद किया और कपड़े बदल कर बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। पुष्पा जी उसकी आंखें देखकर ही समझ गई कि वह रो रही थी। बाहर आकर वंदना ने गाड़ी में बैठते ही कहा कि आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। आपने जितना मेरे लिए किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। रामनाथ जी ने कहा, बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किन विचारों के झंझावात से गुजर रही हैं और यह भी आपके चाचा चाची आपको अब दोबारा अपने घर में नहीं रखेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। यह भी आपसे बहुत घुल मिल गई है। आप उसे पढ़ाइए और हमारे साथ रहिए। वंदना कुछ बोल नहीं पाई, बस सर झुकाए बैठी रही और उसके आंखों से आंसू गिरते रहे। उसके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अब चाची उसे घर में भी तो घुसने नहीं देंगी। आंटी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कार चल पड़ी। घर में भी पुष्पा जी के बड़े बेटे हितेश और बहू प्रिया ने भी
बहुत प्यार से स्वागत किया। हिया तो देखते ही दौड़ कर लिपट गई। मेरी टीचर आ गई, मेरी टीचर आ गई। पुष्पा जी ने वंदना का परिचय कराया और एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा छोटा बेटा सौरभ है। दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। 1-2 दिन में यह भी आने वाला है। वंदना के रहने का इंतजाम भी गेस्ट रूम में अच्छी तरह से कर दिया गया था। 2 दिन बाद घर वाले कहीं गए हुए थे। वंदना ने सोचा उनके लिए कुछ बना देती हूँ। अब मेरा इतना ख्याल जो रखते हैं, इसलिए वह किचन में थी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गोल गोल घुमाते हुए बोलने लगा, भाभी भाभी मिठाई खाओ, मुझे इसी शहर में प्लेसमेंट मिल गया है, हुर्रे। घुमाते हुए उसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़ी भाभी प्रिया पर पड़ी। झट से उसने हाथ में उठाई हुई वंदना को छोड़ दिया। वंदना हड़बड़ाते हुए थोड़ी दूर खड़ी हो गई। प्रिया का हंस हंस कर बुरा हाल था और सौरभ कभी प्रिया को तो कभी वंदना को देखा। उसे वंदना के बारे में कुछ पता नहीं था। प्रिया ने सौरभ का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, देवर जी देख तो लिया करो। भाभी मुझे क्या पता, घर में घुसा तो कोई नहीं दिखा। किचन से आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा आप हो, पर यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अपना सर खुजलाते हुए सौरभ ने कहा, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था और आपको ही सरप्राइज मिल गया। क्यों? हंसते हुए प्रिया ने सौरभ की बात काटते हुए कहा। तब तक रामनाथ जी और पुष्पा जी भी घर के अंदर आ चुके थे। प्रिया हंस हंस कर सौरभ की बात सबको बता रही थी। सौरभ ने कहा, अब बस भी करो भाभी, और मम्मी पापा के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और बातों का सिलसिला चढ़ निकला। सौरभ पूरे उत्साह के साथ सबको अपने प्लेसमेंट की बातें बता रहा था। फिर सबके लिए लाए हुए गिफ्ट निकाल कर देने लगा। हिया तो अपनी पसंद की गुड़िया पाकर मस्त हो गई। सबको गिफ्ट देने के बाद सौरभ वंदना के पास गया और धीरे से बोला, किचन वाली गड़बड़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और मुझे पता नहीं था आपके बारे में, तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास। वंदना ने सिर झुकाए हुए कहा, कोई बात नहीं। इतने में पुष्पा जी ने आवाज़ दिया, वंदना बेटा, प्रिया सबको भूख लगी होगी, तुम लोग खाना लगाओ, फिर वहीं बात करेंगे। वंदना और प्रिया खाना लगाने लगी। टेबल पर भी बात करते हुए सौरभ की नज़र बार बार वंदना की तरफ चली जा रही थी, जो चुपचाप नजरें झुकाए खाना खा रही थी। उसकी झुकी हुई आंखें सौरभ को बार बार देखने के लिए मजबूर कर रही थीं। तभी प्रिया भाभी ने फिर छेड़ा, क्यों देवर जी कैसा बुद्धू बने। सौरभ ने भी नहले पे दहला मारा, अरे भाभी, मैं तो पहले ही समझ गया थी कि मैंने किसी और को उठा लिया है। कहाँ यह फूल की सी हल्की और कहाँ आप गोभी का फूल। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े और वंदना हंसी छुपाते हुए शर्म से गड़ी जा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देख सौरभ की नजरें उस पर से हट ही नहीं पा रही थी। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। पुष्पा जी ने दूध का गिलास लिया और सौरभ के कमरे में चली गई। उनको देखते ही सौरभ बिस्तर से उठ बैठा, अरे मम्मी, मुझे आवाज़ दे देती, मैं आकर ले लेता। कोई बात नहीं राहुल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। पुष्पा जी ने कहा, हाँ बोलिए मम्मी। सौरभ ने कहा। पुष्पा जी ने पूछा, तुम्हें वंदना कैसी लगी? सौरभ हड़बड़ा गया, आँख नीचे करते हुए कहा, अच्छी है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? पुष्पा जी ने वंदना की पूरी बात सौरभ को बताया और फिर कहा, बेटा, इतने दिनों में हमने वंदना को अच्छी तरह से परखा है। वह बहुत अच्छी और स्वाभिमानी लड़की है। मैं और तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारी जॉब भी लग गई है, तो हम चाहते हैं कि वंदना से तुम्हारी शादी कर दें, फिर उसे भी यहाँ रहने में संकोच नहीं होगा। सुनकर सौरभ ने धीरे से कहा, आप लोग मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। पुष्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें वंदना अच्छी लगी? बच्चों, डाइनिंग टेबल पर ही मुझे पता चल गया था। सौरभ शर्मा गया। पुष्पा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, मेरा बेटा शर्माता भी है, और हंसती हुई वहाँ से चली गई। अगली सुबह रामनाथ जी और पुष्पा जी ने वंदना से भी बात की, देखो बेटा, तुम हमें बहुत पसंद हो, अपने बेटे के लिए
अगर तुम्हें हम लोग पसंद हैं तो बोलो। तुम्हें बहू के रूप में पाकर हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी। सुनकर वंदना उनके पैरों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, आप लोगों ने मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर किया है। मैं यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप आज्ञा भी दे सकते थे, मुझे इनकार नहीं होता, किंतु यहाँ भी मुझे इतना सम्मान दिया और मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ खुद को, जो मैं कभी सपने में भी इतना नहीं सोच सकती थी, वह आप सहज ही मुझे दे रहे हैं। पुष्पा जी ने उसे उठाया और उसके आंसू साफ करके उसे गले से लगा लिया। आज वंदना को उसके पिताजी की बहुत याद आ रही थी। जब भी उसे परेशान देखते थे तो उसे अपने पास बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते थे, मेरी प्यारी बिटिया, घबरा मत, धैर्य रख। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तुझे भी भगवान सब कुछ देगा, बस कभी हिम्मत मत हारना। आज वंदना को लगा उसका वक्त आ गया था और पिता के आशीर्वाद से अब किस्मत उसकी भी चमक गई। सौरभ से बात करके और दोनों की ओर से हाँ सुनकर रामनाथ जी और पुष्पा जी बहुत खुश थे। नाश्ते की टेबल पर पुष्पा जी ने चहकते हुए बोली, बधाई हो प्रिया, अब तो तुम्हारी पदवी बढ़ने वाली है। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा वह कैसे मम्मी जी? पुष्पा जी ने प्यार से सौरभ और वंदना की तरफ देखा और बोली, प्रिया अब तुम जेठानी बनने वाली हो। वंदना को हमने सौरभ के लिए पसंद किया है, दोनों राजी भी हैं। चलो सबको मिठाई खिलाओ, तुम्हें भी हुक्म चलाने का मौका मिलने वाला है। पुष्पा जी के बड़े बेटे हितेश ने कहा, यह सही कहा मम्मी आपने, अब तो मैं भी छूट जाऊँ हुक्म बजाने से। सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सौरभ ने चोर नज़र से वंदना की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और शर्म से झुक गईं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। प्रिया ने सुना तो उसके मुंह से बस यही निकला क्या। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अभी लाई मिठाई, और खुद उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता खत्म करके रामनाथ जी और हितेश ऑफिस के लिए निकल गए। पुष्पा जी और प्रिया अपने अपने कमरे में चले गए। गेस्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक सुनकर वंदना ने इधर उधर देखा। सौरभ खड़ा था। उसे देखते ही वंदना घबरा कर खड़ी हो गई। अंदर आ सकता हूँ? सौरभ ने पूछा। वंदना ने बिना उसकी तरफ देख हाँ में सिर हिलाया तो सौरभ अंदर चला गया। वंदना के बिल्कुल पास आकर उसने कहा, आपको कोई एतराज तो नहीं इस रिश्ते से? जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, कल ही तो मिले हैं हम। आप कुछ कहें उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। शांत गहरी झील सी आंखें कल से ही मुझे आपकी ओर खींच रही हैं। वंदना ने नज़र उठाकर सौरभ की तरफ देखा। आंख हल्की सी भर आई थी। कहा, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि इस घर की बहू बनूं। आपको मैं पसंद आई जानकर अच्छा लगा, पर मेरा अतीत और मेरे बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ फैसला करें। सौरभ ने वंदना को रोकते हुए कहा, कल रात मम्मी ने मुझे सब बता दिया है। आपके अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको मैं जीवन साथी के रूप में पसंद हूँ या नहीं, इसे जरूर लेना देना है। आप किसी दबाव में आकर तो हाँ नहीं कर रही हैं ना? वंदना के लिए यह सब सपने जैसा था। सौरभ उसे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पसंद उसे भी था, लेकिन बोले कैसे? वंदना नज़र नहीं उठा पा रही थी। शर्म से उसके होंठ जैसे सील गए थे। सिर्फ हाँ बोलना था, पर वह एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी कपकपाहट थी। सौरभ उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया, प्यार से माथा चूम लिया। वंदना की आंखें बंद हो गई और आंसू के 2 बूंद छलक गए। सौरभ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अब और आंसू नहीं। दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूम रही थी।
कभी परेशानी में बेड पर बैठती तो कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती। आखिर उसने फ़ोन उठाकर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और हड़बड़ाहट में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि तू जल्दी से आ जा। अरे दीदी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? पहले शांत हो जाओ, फिर पूरी बात बताओ। दूसरी तरफ से प्रिया की बहन पायल की आवाज़ आई। प्रिया ने कहा, सौरभ की शादी तय हो गई है। सुनते ही पायल चीखी, क्या बोल रही हो दीदी? मैंने तुमसे कब से बोल रखा है था कि सौरभ मुझे कितना पसंद है। तुम ही हमेशा मुझे रोक देती थी कि समय आने पर तुम खुद बात करोगी सबसे। अब क्या? चाहे जो भी हो, तुम कुछ करो, जीजा जी से बात करो। सौरभ से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कुछ कर बैठूंगी। प्रिया ने कहा, तभी तो मैं परेशान हूँ। मैंने सोचा था कि सौरभ की नौकरी लगने के बाद सबसे बात करूंगी, पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। मैं भी सपने देखती थी कि हम दोनों बहनें हमेशा के लिए साथ रहेंगी, पूरे घर पर हमारा ही राज होगा। अब तो सब मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। तेरे जीजा जी से बात करके कोई फायदा नहीं। माँ बाप और भाई के चमचे हैं। देखते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, फिर दोनों साथ में सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे किया जाए। ठीक है दीदी, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, बोलकर पायल ने फोन रख दिया। सुबह नाश्ते के लिए सब बैठे थे कि एक आवाज आई, सरप्राइज। सब एक साथ आवाज की तरफ मुड़ गए। पायल को देखकर सब सच में सरप्राइज हो गए थे, बस प्रिया को छोड़कर। पायल ने आकर रामनाथ जी और पुष्पा जी के पैर छूकर प्रणाम किया और फिर प्रिया के गले लग गई। कान में फुसफुसा कर बोली, लो दीदी, मैं आ गई। फिर अपने जीजू के गले लग कर बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज जीजू? हितेश ने कहा, अरे यह भी कोई पूछने की बात है मेरी साली साहिबा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। पायल, तुम भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ, बस हम सब नाश्ता ही करने जा रहे थे। प्रिया ने कहा। पायल हाथ मुंह धोकर आई और सौरभ के बगल में बैठ गई और मुस्कुराकर सौरभ को पूछा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, देख ही रही हो, सौरभ का जवाब था। इतने में वंदना, जो अब तक किचन में थी, पोहे का बर्तन उठाए डाइनिंग टेबल पर आ गई। तो पायल ने जानबूझकर बोला, अच्छा दीदी, तुमने नई खाना बनाने वाली रखी है क्या? चलो अच्छा, तुम्हें भी अब फ्री टाइम मिल जाता होगा। पायल, इससे मिलोगे वंदना? है, यह हमारी बेटी जैसी है, खाना बनाने वाली नहीं। यह आवाज़ पुष्पा जी की थी। वैसे तुम अचानक कैसे? मेरा मतलब है कि बता देती तो हितेश या सौरभ में से कोई तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर आ जाता। कोई एतराज़ नहीं आंटी जी, बस अचानक मन किया आप सबसे मिलने का तो चली आई। आखिर मेरा भी तो घर है। पायल ने प्रिया की आंख मारते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी का घर भी तुम्हारा ही हुआ, जब मर्जी आ सकती हो। पुष्पा जी ने प्यार से कहा। आंटी जी, अंकल जी, दीदी, जीजू, सौरभ, कल शनिवार है, 4-5 दिन के लिए आई हूँ, तो समय नष्ट नहीं करते हुए क्यों ना पिकनिक चलें? आप सब की भी छुट्टी है आज और कल। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? चहकते हुए पायल ने पूछा। रामनाथ जी ने कहा, फैंटास्टिक, सच में बहुत दिन हो गए सब साथ में आउटिंग गए हुए। पायल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो नाश्ता करके सब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब पिकनिक के लिए चलेंगे। सोमवार से तो सौरभ को भी ऑफिस ज्वाइन करना है। सब ने नाश्ता खत्म किया और रेडी होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। गेस्ट रूम में रचना थी तो पायल का सामान प्रिया ने अपने कमरे में रखवा दिया। दोनों बहन रेडी होने के बहाने से रूम में चली गईं। रूम में जाते ही प्रिया ने कहा, अच्छा हुआ तू इतनी जल्दी आ गई। देख, अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सौरभ हमेशा के लिए तेरे हाथ से निकल जाएगा। डोंट वरी दीदी, बस देखते जाओ पायल का कमाल। बोलकर पायल ने फूंक मारकर अपने माथे की लटों को हवा से उड़ा दिया। उसकी यह अदा देखकर प्रिया हंस पड़ी। सब रेडी हो गए तो चलो, एक कार हितेश लेगा और एक सौरभ चला लेगा। जो जैसा तय
तैयार हुआ, चलो एक कार में बैठ जाओ। रामनाथ जी ने सबको आवाज़ दी। एक कार में हितेश, रामनाथ जी आगे बैठे और प्रिया और पुष्पा जी पीछे। जैसे ही पायल बैठने लगी तभी प्रिया ने कहा, पायल तुम दूसरी कार में आ जाओ, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा। पायल समझ गई, मुस्कुरा कर बोली, ओके सौरभ। दरवाजे से निकल ही रहा था, जैसे ही उसने यह सुना भाग कर अंदर आया। वंदना रेडी होकर बस रूम से निकल ही रही थी कि सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में खींच लिया। वंदना चिल्लाती इससे पहले उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अपनी उंगली उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करने का इशारा किया। वंदना कुछ समझ नहीं पाई, यह हुआ क्या। इशारे में पूछा, क्या हुआ। सौरभ ने फुसफुसा कर कहा, बाहर पायल है, मैं उसको अपने कार में नहीं ले जाना चाहता, बहुत बड़बड़ करती है, पूरे रास्ते पका देगी। सुनकर वंदना हंस पड़ी तो सौरभ ने फिर से उसका मुंह दबा दिया और चुप रहने का इशारा किया। बाहर पायल की आवाज़ आ रही थी और सौरभ को आवाज़ देती हुई ढूंढ रही थी। स्टोर रूम छोटा था और सामान से भरा हुआ था। सौरभ और वंदना काफ़ी मुश्किल से दरवाजे के पीछे खड़े छुपने की कोशिश कर रहे थे। इतने नज़दीक थे कि दोनों को एक दूसरे की धड़कन सुनाई पड़ रही थी। वंदना दीवार से सटी खड़ी थी और सौरभ उसे घेर कर सामने खड़ा था। वंदना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अजीब सा एहसास था वह, जिससे तड़प कर उसका मन बार बार हो रहा था कि सौरभ के सीने से लग जाए, जोर से उसे बाहों में भींच ले। सौरभ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वंदना ने शर्मा कर उसे धक्का दिया और धत कहती हुई कमरे से बाहर निकलती है। उसका सामना पायल से हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो, पायल ने पूछा। तब तक सौरभ भी कमरे से निकला। यह देखते ही पायल गुस्से से लाल हो गई और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और सौरभ और वंदना भी उसके पीछे भागे। पायल गुस्से में आने वाली गाड़ी में जाकर बैठ गई। प्रिया ने पूछा भी क्या हुआ, पर पायल को इतने गुस्से में देखकर उसके हाथ पैर रखकर शांत होने का इशारा किया और सौरभ वंदना दूसरी कार में बैठ चुके थे। हितेश ने भी कार स्टार्ट कर दी। सौरभ उनके पीछे पीछे चला। उसने मूड पकड़ वंदना की तरफ देखा तो वंदना ने थोड़े चिंतित स्वर में पूछा, पायल ने किसी को कुछ बोला तो? सौरभ ने कहा, बोला भी तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है, हमें अपने बड़ों का लाइसेंस भी मिल गया है। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वंदना भी हंस पड़ी। सौरभ खुश था ताकि उसे वंदना के साथ अकेले में वक्त बिताने को मिल रहा था और उसे पायल से भी छुटकारा मिल गया था। वंदना ने गाड़ी का शीशा खोल दिया और खिड़की से बाहर सर निकालकर ठंडी हवा की झोंके का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे और सौरभ गाड़ी चलाने के साथ साथ वंदना को भी निहार रहा था। गाड़ी में बज रहा गाना नीले गगन के तले धरती के प्यार पले और भी समा बांध रहा था। दोनों गाड़ियां पिकनिक के स्पॉट पर पहुंच गई थीं। घने जंगलों के बीच बहुत ही मनोरम स्थल था। वह झरने से गिरता कलकल स्वच्छ पानी, उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां और पानी के बीच खुला रेस्टोरेंट। कई परिवार वहां पिकनिक के लिए आए हुए थे। एक घने पेड़ के नीचे जगह देखकर पुष्पा जी ने कहा, यहीं बैठते हैं, और सब लोग वहां चटाई बिछा कर बैठ गए। कुछ गेम्स लेकर आए थे वह भी निकाल लिया। प्रिया ने कहा, मम्मी जी हम लोग मिलकर लूडो खेलते हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, पर इसमें तो बस 4 लोग ही खेलते हैं। पायल तुम यहाँ पहली बार आई हो तो सौरभ के साथ यह जगह देख लो घूम कर। पायल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो सौरभ मुझे यह जगह अच्छे से दिखाओ। रामनाथ जी बोले, हाँ बेटा तुम लोग घूम कर, और वंदना तुम भी सौरभ के साथ जाओ, तुम भी तो पहली बार आई हो। सुनते ही प्रिया और पायल ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया और सौरभ मन ही मन मुस्कुरा दिया। घूमते हुए पायल पूरी कोशिश कर रही थी कि वंदना और सौरभ के बीच में घुसी रहे। वंदना को कुछ कुछ समझ आ रहा था। झरने के किनारे पहुंचते ही पायल ने जानबूझकर गिरने के बहाने वंदना को पानी में धक्का दे दिया। सौरभ सामने था तो वंदना उस पर ही गिर पड़ी गई।
सौरभ संभल नहीं पाया और दोनों एक साथ पानी में गिर पड़े। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और अपनी चाल उल्टी पड़ती देख पायल गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। सौरभ और वंदना पूरी तरह से गीले हो चुके थे। उनको देखकर पुष्पा जी ने दोनों से कहा, घर जाकर कपड़े बदल लो, वरना गीले कपड़ों में बीमार पड़ जाओगे। पायल तिलमिला कर रह गई। सौरभ और वंदना घर आ गए। कपड़े बदल कर वंदना ने खिचड़ी चढ़ा दी अपने और राहुल के लिए, अपने और सौरभ के लिए। बाकी सब लोग खाकर ही लौटने वाले थे। सौरभ भी कपड़े बदल कर आ गया। उसने वंदना से कहा, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ जो कुछ दिनों में हमारा होने वाला है, और हाथ पकड़कर वंदना को अपने कमरे में ले गया। कमरा सुव्यवस्थित था। देखकर वंदना को अच्छा लगा। बोली, चलिए अच्छा, आप कमरा सुव्यवस्थित रखते हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा, और मुस्कुरा दी। सौरभ ने कहा, अच्छा जी, और शरारत से वंदना का जुड़ा खोल दिया। तुम खुले बालों में और भी अच्छी लगती हो, बोलकर मुस्कुरा उठा। वंदना ने अचानक पूछ लिया, पायल आपको कैसी लगती है? क्यों पूछा तुमने? सौरभ वंदना के बगल में बैठते हुए बोला। वंदना बोली, मुझे ऐसा लगा कि वह आपको पसंद करती है। शायद प्रिया भाभी भी यही चाहती हैं कि आपकी शादी पायल से हो। जानता हूँ भैया भाभी की शादी को 7 साल हो गए, तब से वह भी मेरे पीछे पड़ी हैं, पर मैं पसंद नहीं करता। तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सौरभ ने कहा, लेकिन इस बात से भाभी नाराज हो गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से इस घर में मतभेद हो या दरार आ जाए। वंदना अब भी चिंतित थी। तुम्हें मम्मी पापा ने पसंद किया है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना मत सोचो, हो सकता है कि मम्मी पापा को भी पायल मेरे लिए अच्छी नहीं लगती होगी। सौरभ ने वंदना का गाल थपथपाते हुए कहा। सौरभ और वंदना बहुत देर तक बात करते रहे। सौरभ उसे अपनी पसंद नापसंद बताता रहा, कभी बचपन की शैतानियां सुनाता रहा। शाम तक सभी लौट आए। पायल थकने का बहाना करके सीधे रूम में चली गई। पीछे से प्रिया भी कमरे में चली गई। पायल गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। प्रिया को देखते ही बोली, दीदी ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों प्रेम का झूला झूलने लगे। कुछ बड़ा करना होगा जिससे यह बंदरिया से पीछा छूटे। प्रिया भी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गई। रात के खाने की तैयारी अकेली वंदना ने की। सब एक सुर में उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। बस पायल और प्रिया के गले से कौर नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खाते हुए ही पुष्पा जी बोली, कल रविवार है तो क्यों ना पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। सुनते ही पायल और प्रिया को ठसका लगा। सब उन्हें संभालने लगे। अगली सुबह मार्केट जाने का प्लान बनाया और वहीं से पंडित जी के पास भी जाने का प्लान बनाया। वंदना के नानुकुर के बाद भी पुष्पा जी उसे दुकान से कई सूट दिलवा दिए, और यह बात पायल और प्रिया को अखर रही थी। घूमते घूमते काफी वक्त हो गया। पानी पूरी वाले पर नजर पड़ी तो सबका जी ललचा गया। पानी पूरी के पास पहुंचते ही किसी ने वंदना को पुकारा। पीछे मुड़कर वंदना ने देखा कि चाची थी। वंदना भूल गई उनका जो व्यवहार था। दौड़कर चाची के पैर छू लिए। वंदना को इतने अच्छे कपड़े में सजी धजी देखकर चाची की आंखें चौंधिया गईं। ऊपर से तो खुशी जाहिर कर रही थी, पर अंदर से जल भून गई। पुष्पा जी ने उसे देखा तो पहचान लिया कि यह वंदना की चाची हैं। पुरानी बातें भूलकर उन्होंने नमस्ते किया। चाची थोड़ा सकपका गई। वह भी पुष्पा जी को पहचान गई थी। प्रिया और पायल पूरी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थी। प्रिया को सब याद आ गया जो भी पुष्पा जी ने वंदना की चाची के बारे में बताया था। उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। पुष्पा जी ने चाची को घर आने का निमंत्रण दिया और विदा ली। सब थक गए थे तो पंडित जी से मिलने का प्लान किसी और दिन छोड़ दिया। वंदना बहुत ज्यादा खुश थी, परंतु उसे क्या मालूम था एक अनहोनी उसके जीवन में दस्तक देने वाली है, जिसके कारण उसकी सारी खुशियां तबाह हो जाएंगी। घर जाकर प्रिया और पायल कमरे में घुस गई। वंदना सबके लिए चाय बनाने चली गई। प्रिया ने पायल से कहा, अगर तुम वंदना की चाची को अपने जाल में फंसा ले तो कुछ काम बन सकता है। और दोनों बहनें अपने दिमाग पर जोर डालकर
लग गई प्लानिंग में। अगले दिन सोमवार से सौरभ ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तीनों मर्द के ऑफिस जाती ही प्रिया और पायल भी कुछ बहाना बनाकर घर से निकल गईं। दोनों वंदना की चाची का पता लेकर घूमते घूमते उनके घर तक पहुंच गईं। दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला। चाची उन्हें आश्चर्य से देख रही थी कि प्रिया ने कहा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? चाची दरवाजे से हट गईं और वह दोनों घर के अंदर आ गईं। बहुत साधारण सा 2 कमरे का मकान था। बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वहां पीछे चारपाई पर ही तीनों बैठ गईं। चाची अभी भी उनको आश्चर्य से देखे जा रही थी। फिर कहा, कुछ बोलेंगे आप लोग यहाँ अचानक कैसे? प्रिया ने गले का खखारते हुए कहा, देखें मैं पुष्पा जी की बड़ी बहू हूँ और मेरी छोटी बहन आपकी वंदना का ब्याह मेरी सास ने मेरे देवर से तय कर दिया है और हम दोनों यह नहीं चाहती कि मेरी बहन ही मेरी देवरानी बने। बस यही चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चाची ने पूछा, हमें आपकी मदद चाहिए। यह कुछ सामान आपके पास छोड़े जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही बोलना कि आपको वंदना ने दिया है। प्रिया ने कहा, इससे हमारा क्या फ़ायदा? अब चाची का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। प्रिया ने 500 की गड्डी दिखाते हुए बोली, आप साथ देंगी तो यह आपका हो सकता है। बस इतना बड़ा झूठ और तुम दोनों का इतना बड़ा फायदा करवाने का बस इतना ही। चाची मुंह बनाती हुई बोली। प्रिया ने एक और गड्डी निकाली तो चाची की आंखों की चमक आ गई। बोली, हो जाएगा तुम्हारा काम। 2 दिन बाद प्रिया ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया कि उसके गहनों का डब्बा नहीं मिल रहा है। पुष्पा जी ने कहा, बेटा शांति से ढूंढो, वहीं अलमारी में किसी कपड़े के नीचे दब गया होगा। प्रिया ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी सारी अलमारी छान मारी, कहीं नहीं। तभी पायल बोल उठी, बुरा न मानो तो वंदना के कमरे में भी देख लें। वहीं एक बाहर की सदस्य यह सुनते ही सौरभ चिल्ला पड़ा। पायल सोच समझ कर बोलो, बाहर की तो तुम भी हो। पायल ने कहा, तो मैं कब मना कर रही हूँ? मेरा बैग भी चेक कर लो। और अपनी ही बहन का गहना मैं क्यों चुराऊंगी? मैंने कल वंदना को बाहर जाती हुई देखा था। उसके हाथ में एक बैग भी था। क्या पता उसमें दीदी का गहना हो। सुनकर वंदना के होश उड़ गए। वह रोने लगी, आंटी जी मैंने नहीं लिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो इसके चाची के घर चलकर देख लो। मुझे इस पर शक था तो मैं इसके पीछे गई थी। इसने अपनी चाची के घर पर बैग रखा या नहीं? इससे पायल अपने झूठ को सच बनाने के लिए चिल्ला रही थी। पुष्पा जी और रामनाथ जी सदमे में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में क्या झूठ। पायल के जिद करने से सब चाची के घर की तरफ चल दिए। सौरभ वंदना का हाथ थामे हुए था, उसे दिलासा दे रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे पूरा भरोसा है। वंदना इतना बड़ा आरोप सुनकर सुन्न हो गई थी। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बस आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। चाची के घर पहुंचकर पायल ने झूठ मूठ का बैग ढूंढने का दिखावा किया और चारपाई के नीचे से एक बैग निकालती हुई बोली, यह देखो यही बैग था जो कल यह लेकर घर से निकली थी। वह खोला तो उसमें प्रिया के गहने थे। सब हक्के बक्के रह गए। चाची ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। कल वंदना यह बैग दे कर गई थी। बोल रही थी कि कुछ नहीं, कुछ दिन बाद ले जाएगी। वंदना को काटो तो खून नहीं, इतना सफ़ेद झूठ हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बेहोश हो गई। वंदना को होश आया तो उसने अपने आप को सौरभ के घर के गेस्ट रूम में पाया। उसे होश आया देख सब ने राहत की सांस ली। सौरभ ने उसका हाथ थाम रखा था। पुष्पा जी और रामनाथ जी सब आसपास थे। वंदना सबको देखकर रोने लगी। आंटी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं वह बाइक चाची के पास कैसे गया, उन्होंने झूठ क्यों बोला। सौरभ ने कहा, वंदना चिंता मत करो, हम सब को तुम पर पूरा भरोसा है, हम सब पता लगा लेंगे। परंतु वंदना अंकल आंटी को ही देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर उसे संशय साफ नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था।
अब तक उस रात वंदना बहुत परेशान रही, बार बार करवटें बदलती रही, बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। आज उसने अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़ कर क्यों चले गए? मैं क्या करूं? अब बिना माँ बाप इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी को चोर बना दिया। पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लो। पिताजी, पिताजी। अपने पिता को याद करके उसके दिल में अंदर तक दर्द उतर आया था। अब जब उसे लग रहा था कि उसके जीवन में दुख खत्म होने वाले हैं, तब यह हो गया। किसी को अब कैसे यकीन दिलाए कि उसने कुछ नहीं किया? उसे लग रहा था कि पायल और प्रिया भाभी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। शायद वह नहीं चाहती हैं कि मेरी और सौरभ की शादी हो। जो देवी देवता तुल्य पुष्पा जी और रामनाथ जी ने उसे इतने कम समय में इतना मान दिया, प्यार दिया, उनका अखंड परिवार मेरी वजह से बर्बाद ना हो जाए। इन्हीं सब विचारों से जूझती हुई वंदना ने निर्णय लिया। अंधेरी रात में ही सबको बिना बताए वह सिर्फ अपने ही 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी। जहां उसकी किस्मत ले जाए वहां के लिए स्टेशन पर आकर जो ट्रेन खड़ी थी उसमें भी बैठ गई। अंतिम गंतव्य पर ट्रेन से उतर गई। वह हरिद्वार पहुंच गई थी। स्टेशन से बाहर निकल ही रही थी कि अब किधर जाए, तभी सामने एक बूढ़ी अम्मा लड़खड़ाती हुई दिखी। उसने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दादी, आप इस उम्र में अकेले कहाँ घूम रही हो? गिर जाती तो? वंदना ने पूछा। बूढ़ी औरत ने वंदना की तरफ देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बिटिया खुश रहो। मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था, पर मैं तो माँ हूँ, अंतिम क्षण तक उसे देख पाऊँ इसलिए जिद करके स्टेशन तक आ गई थी। वंदना ने कहा, अच्छा अच्छा, कहाँ है आपका वृद्धाश्रम? चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ। बूढ़ी दादी ने कहा, यही पास में है। और एक मोड़ा कागज वंदना के हाथ में दिया। उसमें पता लिखा हुआ था। वंदना ने उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। आश्रम बहुत सलीके से बना हुआ था। बुजुर्गों की सुविधा का वहाँ पुख्ता इंतजाम था। आश्रम के बाहर ही छोटा सा गार्डन था जिसमें कई बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई शतरंज की बाजी में व्यस्त था और कुछ यूं ही गोल गप्पे हाँक रहे थे। वंदना और बूढ़ी दादी जब वहां पहुंचे तो सामने ही वहां की मैनेजर दिख गई। उन्होंने पूछा, माँ जी छोड़ आए बेटे को और आपके साथ यह लड़की कौन है? दादी ने उसे पूरा वाकया बताया और कहा, बहुत भली बच्ची है, मुझे परेशान देखकर यहाँ तक छोड़ने आ गई। मैनेजर सरिता ने वंदना को धन्यवाद कहा और जाने लगी। वंदना ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? सरिता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जायजा ले रही हूँ कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसे अपने साथ आश्रम के ऑफिस में ले गई और बैठने को कहा। कई सवाल जवाब के बाद संतुष्ट होकर सरिता ने उसे काम पर रख लिया, इस शर्त पर कि यदि काम में लापरवाही हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। कम काम पकड़कर वंदना बहुत खुश हुई। भगवान ने उस पर बहुत रहम किया था, नहीं तो वह कहाँ जाती। जब वंदना को रहने के लिए छत मिल गई थी, वंदना दिल लगाकर बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। बदले में बुजुर्ग बहुत दुआएं देते थे। समय अपनी चाल से चल रहा था और इसी तरह 2 साल बीत गए। सौरभ और उसका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार गए थे। सब वहां मनसा देवी के दर्शन के लिए गए थे। गोंडोला के लाइन में लगे हुए उसे लगा कि बुजुर्गों की टोली को संभालती हुई लड़की वंदना ही है। उसे पुष्पा जी को कहा, मम्मी आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। सौरभ उस तरफ बढ़ गया जहाँ वंदना वृद्धाश्रम के लोगों को लेकर दर्शन के लिए स्पेशल लाइन में लगी हुई थी। सौरभ को अचानक सामने देखकर वंदना कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुद को संभालते हुए दिखावा करने लगी जैसे वह उसे पहचानती ही नहीं। सौरभ बिल्कुल करीब आ चुका था। सामने खड़े होकर विह्वलता से हाथ पकड़कर बोला, वंदना तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितनी कोशिश की ढूंढने की। मेरा हाथ छोड़िए महाशय, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वंदना ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। वंदना प्लीज ऐसा मत करो, सौरभ ने कातिर स्वर में कहा। मेरा हाथ छोड़िए महाशय, सब देख रहे हैं। वंदना ने कहा। सौरभ ने उसकी बात नहीं सुनी और
उसको खींचते हुए किनारे में ले गया। मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, वंदना, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद हम लोग चाची से दोबारा मिले, पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने सारा सच हमारे सामने रख दिया कि किस तरह प्रिया भाभी और पायल ने मिलकर उन्हें पैसों का लालच दिया और झूठ बोलने के लिए कहा। वंदना की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वह सिर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। सौरभ ने आगे कहना जारी रखा, पापा और मम्मी तो सुनकर अपना आपा ही खो बैठे। उन्होंने भाभी को खूब खरी खोटी सुनाई। एक बिना माँ बाप की बच्ची के साथ तुम दोनों बहनों को यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? भगवान का डर नहीं है तुम लोगों के दिल में? एक अनाथ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पता नहीं वह बच्ची कहाँ चली गई। तुम लोगों की वजह से वह पता नहीं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तुम दोनों क्या अपने आप को माफ कर पाओगी कभी? मम्मी पापा ने भाभी को तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा। घर की इज्जत का सवाल नहीं होता तो पुलिस के हवाले कर देते। बहुत माफ़ी मांगने के बाद और भैया के आश्वासन पर भाभी को माफ़ कर दिया गया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वंदना, हम बहुत सब शर्मिंदा हैं जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं और मैं भी। वंदना ने फिर सिर्फ इतना ही पूछा, आपकी शादी पायल से हो गई? सौरभ ने उसे खींचकर गले से लगा लिया और कहा, वंदना, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तुम नहीं मिलती तो आजीवन कुंवारा ही रहता, पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम जरूर मिलोगी। यह बोलते समय उसकी आंखें आंसू से डूब गई। वंदना भी रोए जा रही थी। उसने देखा आश्रम के सारे लोग टकटकी लगाए उन दोनों को ही देख रहे थे। सौरभ ने कहा, सारे घर वाले यहीं हैं, चलो, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वंदना ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं यहाँ एक वृद्धाश्रम में काम करती हूँ और इन सब को यहाँ दर्शन कराने के लिए लाई हूँ। अपनी जिम्मेदारी पर इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। सौरभ ने कहा, तो ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी। वंदना बोली, सबका परिचय सौरभ से कराया। इन 2 सालों में सब वंदना से बहुत घुल मिल गए थे। सौरभ के बारे में भी सब जानते थे। सौरभ ने पुष्पा जी को फ़ोन करके कहा, आप लोग मंदिर में ही रुकिए, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, मैं आ रहा हूँ। सब मंदिर पहुँचे तो वंदना को देखते ही पुष्पा जी ने गले से लगा लिया और कहा, हमें माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं है। वंदना ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रिया भाभी ने भी वंदना से माफ़ी मांगी। माफ़ कर दे वंदना, बहन प्रेम में बह गई थी, मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ अब घर चलो हमारे साथ, तुम भी मेरी छोटी बहन हो, अब से भूल जाइए। भाभी, जो हो गया सो हो गया। वंदना उनको माफ़ कर चुकी थी। तभी सौरभ वंदना का हाथ पकड़कर माँ मनसा के सामने ले आया और उसके मांग में सिंदूर भरकर बोला, माँ के दरबार से बेहतर क्या हो सकता है? यही सही वक्त है और यही हम दोनों की किस्मत। दोनों माँ के आगे नतमस्तक हो गए। वंदना को भी यकीन हो गया इसी वक्त की बात पर शायद उसके पिता कहते थे और अब उसे अपनी किस्मत पर भी भरोसा हो गया। सभी बहुत खुश थे। शाम को वृद्धाश्रम से वंदना की विदाई इस तरह से हुई जैसे मायके से विदा हो रही हो। सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी और होठों पर मुस्कान। सभी बुजुर्गों ने ढेर सारे उन दोनों को आशीर्वाद दिए और दुआएं दी। शायद बुजुर्गों की दुआओं का ही फल था जो वंदना की जिंदगी में बहार आ गई और सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही अपने घर के लिए विदा हुई। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।